हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट 2 क्लास जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स देखा उनके रिलेटेड आज हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, सो पहला एग्जांपल इज दिस, ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 30 सेंटीमीटर। बेसिकली ये लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर लूप का ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, एसआई में निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। So area is 20 centimeter, length multiplied by breadth ना, ठीक है। So this is length and this is breadth। Next students, सेंटी का मतलब होता है बेसिकली 10 to the power minus 2। सेंटी इज बेसिकली 10 to the power minus 2। ठीक है, तो मैं 20 मल्टीप्लाइड बाय 30 लिख लेता हूं। सेंटी के जगह पे लिखूंगा 10 to the power minus 2, सेंटी के जगह पे लिखूंगा 10 to the power minus 2। तो 10 to the power minus 2 10 to the power minus 2 हो गया 10 to the power minus 4। ठीक है, तो क्या बचा? मीटर 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 स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप क्या हुआ स्टूडेंट्स? 2 3s are 6, 10 to the power 2, 10 to the power 2, 10 to the power minus 4, it's 10 to the power minus 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो एक बार देखते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट्स। सो ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया दिस इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ये रेक्टेंगुलर लूप जो है स्टूडेंट्स वो मैग्नेटिक फील्ड पे रखा हुआ है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है स्टूडेंट्स? 0.3 टेस्ला। ठीक है, उस रीजियन में मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है? हर एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है? 0.3 टेस्ला। विथ इट्स प्लेन, किसका प्लेन? रेक्टेंगुलर लूप का प्लेन। विथ इट्स प्लेन नंबर 1 नॉर्मल टू द फील्ड। ठीक है, सिर्फ नॉर्मल टू द फील्ड बोला स्टूडेंट्स, फील्ड का नॉर्मल, फील्ड का परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर मैं ऐसे कहता हूं the loop is normal to the field, इसका मतलब क्या है कि फील्ड सेम डायरेक्शन में हर एक जगह पे। समझ में आया ना? the loop is normal to the field, the plane of the loop is normal to the field। इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? इसका मतलब कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में आया स्टूडेंट्स? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? नो। और वैल्यू भी तो कांस्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, डायरेक्ट बोल दिया 0.3 टेस्ला। सो ठीक है, विथ इट्स प्लेन नंबर 1 नॉर्मल टू द फील्ड, नंबर 2 इंक्लाइंड 30 डिग्री टू द फील्ड। कौन? प्लेन ऑफ द लूप। समझ में आएगा स्टूडेंट? जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे क्लियर हो जाएगा। इंक्लाइंड 30 डिग्री टू द फील्ड, नंबर 3 पैरेलल टू द फील्ड। अच्छा, 3 केस है। नंबर 1 प्लेन इज नॉर्मल टू द फील्ड, नंबर 2 प्लेन इज इंक्लाइंड 30 डिग्री टू द फील्ड। कौन सा प्लेन? रेक्टेंगुलर लूप का प्लेन। नंबर 3 पैरेलल टू द फील्ड। आपको निकालना क्या है? फाइंड द फ्लक्स। ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड का बात हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स ही होगा। फाइंड द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इन ईच केस। वेरी इजी स्टूडेंट्स। सो बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, तो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस क्या होगा स्टूडेंट्स? फॉर्मूला BA cos थीटा, राइट? मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होने से मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस, अब क्या फॉर्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट्स? BA cos थीटा। कोई प्रॉब्लम? नो। ध्यान देते रहिए स्टूडेंट्स, ध्यान देते रहिए। नंबर 1 सॉल्व करते हैं। विथ इट्स प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड। अच्छा, सो ये है प्लेन, ये है प्लेन और ये है फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज द रेक्टेंगुलर लूप जिसको ऐसे रखा मैंने, द प्लेन इज नॉर्मल टू द फील्ड। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, और यू कैन से डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। सो स्टूडेंट्स, फ्लक्स क्या होगा? BA cos ऑफ कितना डिग्री स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली 0 डिग्री। स्टूडेंट्स, थीटा इज द एंगल बिटवीन magnetic field and normal to the area, or you can say theta is the angle between magnetic field and direction of area vector. Normal to the area तो the direction of area vector। ठीक है ना, इसे पढ़ाया हुआ है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? So implies
ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.3 टेस्ला और एरिया 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -2। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी SI में, एरिया भी SI में। सो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा स्टूडेंट्स, 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -2। क्या था स्टूडेंट्स, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर। ठीक है, ठीक है। नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट्स, नंबर 2 देखते हैं। विथ इट्स प्लेन इंक्लाइंड 30 डिग्री टू द फील्ड, विथ इट्स प्लेन, किसका प्लेन, रेक्टेंगुलर लूप का प्लेन, इंक्लाइंड 30 डिग्री टू द फील्ड। स्टूडेंट्स कोई भी एंगल दिखने से ही थीटा के जगह पे नहीं बिठा देना है। कोई भी एंगल दिखा और हम लोगों ने थीटा के जगह पे बिठा दिया, ऐसा नहीं करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, आपको जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। सो दिस इज द प्लेन, जिसको मैंने ऐसे रखा बोर्ड में। ठीक है, दिस टाइम ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। दिस टाइम द प्लेन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, द प्लेन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द फील्ड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हम लोग का थीटा है क्या, बिल्कुल नहीं। क्या ये हम लोग का थीटा है, बिल्कुल नहीं। अगर ये है नॉर्मल टू द प्लेन, इफ दिस डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द प्लेन, देन दिस एंगल इज थीटा। ठीक है ना, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, और यू कैन से मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द एरिया। तो स्टूडेंट्स ये एंगल कितना है, आप ध्यान से देख सकते हो, मतलब इजीली देख सकते हो कि दिस टोटल एंगल इज 90, इफ दिस इज 30 देन दिस हैज टू बी 60। तो थीटा स्टूडेंट्स 60 है, लेकिन काफी स्टूडेंट्स हड़बड़ी में गलती कर जाता है, थीटा की जगह पे 30 बिठा देता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये गलती आपको नहीं करना है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा स्टूडेंट्स, BA cos ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितना 0.3 टेस्ला, एरिया वही, एरिया ऑफ द लूप 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -2, देन cos 30 कितना होता है स्टूडेंट्स, हाफ। ठीक है, जो आएगा वेबर में आएगा, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है ना, नंबर 3 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 3, with its plane parallel to the field, with its plane parallel to the field। अच्छा, ये है प्लेन और फील्ड जो है स्टूडेंट्स प्लेन के पैरेलल है, दैट मींस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। स्टूडेंट्स ये तो आप बिना फॉर्मूला लगाए जनरल कॉन्सेप्ट से आप आंसर कर सकते हो। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है कितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या कितना फील्ड लाइंस अंदर से पास हो रहा है। ठीक है, किसी भी सरफेस से या किसी भी लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है उसके अंदर से कितना फील्ड लाइंस या कितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है। तो आप क्लियरली देख सकते हो ये इसके अंदर से पास हो रहा है क्या, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से पास हो रहा है, नो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आएगा, 0, क्योंकि ये इसके अंदर से पास नहीं हो रहा है, बिकॉज द प्लेन इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया स्टूडेंट्स, आप फॉर्मूला लगाना चाहते हो फॉर्मूला लगा सकते हो। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, or you can say direction of area vector. Now clearly you can see that the angle between normal to the plane and magnetic field is 90 degree. So here theta equals to 90 degree. ठीक है ना, समझ में आया। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल बोथ वर अलोंग द सेम डायरेक्शन। So यहाँ पे थीटा क्या था, यहाँ पे थीटा था 0 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, so यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स आप फॉर्मूला लगाना चाहते हो लगा सकते हो, cos ऑफ 90 डिग्री। cos 90 स्टूडेंट्स 0, तो फॉर्मूला लगा के भी आएगा 0 ऑब्वियसली। ठीक है ना स्टूडेंट्स, समझ में आया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द स्पेस,
कितना बी वेक्टर इक्वल्स टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप. सो मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. ठीक है. फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया S if area S is in YZ plane. तो स्टूडेंट्स हम लोग को पता है कि if magnetic field is uniform then magnetic flux through a surface in that uniform magnetic field is given by क्या था स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था phi equals to BA cos theta. ठीक है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो B वेक्टर डॉट A वेक्टर. कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? नो. प्लीज कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स. मैग्नेटिक फील्ड तो हम लोग को डायरेक्ट दिया हुआ है इन वेक्टर फॉर्म इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, लेकिन एरिया वेक्टर थोड़ा ठीक ठाक कर लेते हैं हम लोग. सो एरिया वेक्टर क्या होगा स्टूडेंट्स? एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? एरिया. तो एरिया तो क्वेश्चन में बोला है S. ठीक है, एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड होता है एरिया, तो क्वेश्चन में बोला है एरिया इज S. अभी क्या देना बाकी है? डायरेक्शन. तो डायरेक्शन क्या होता है स्टूडेंट? नॉर्मल टू द एरिया. तो ये जो एरिया है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स, एरिया कौन सा प्लेन में है? YZ प्लेन में. YZ प्लेन. ओके, सो ये मान लेता हूं x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, और मान लेते दिस इज द एरिया. इसका एरिया कितना है? S. दिस इन द YZ प्लेन. दिस इज YZ प्लेन. z एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस ऐसा है. तो अगर y एक्सिस ऐसा है उसको तो हम लोग ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे ड्रॉ किया. सो y एक्सिस अगर इस ओर है, सो दिस इज YZ प्लेन. ठीक है, सो YZ प्लेन में है वो एरिया. तो स्टूडेंट्स नॉर्मल टू द एरिया किस ओर है? नॉर्मल टू द एरिया तो x एक्सिस की ओर है. समझ में आ रहा है ना? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्मल टू द एरिया. तो नॉर्मल टू द एरिया किस ओर है? x एक्सिस की ओर. यानी कि आप दे दो i कैप. x एक्सिस की ओर मतलब क्या? i कैप. ठीक है ना, x एक्सिस की ओर है मतलब डायरेक्शन क्या है? i कैप. समझ में आया स्टूडेंट्स? अभी हम लोग वेरी इजीली निकाल सकते हैं. सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज B वेक्टर डॉट A वेक्टर. मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया is dot product of magnetic field and area vector. So implies क्या होगा स्टूडेंट्स? bx x by ay प्लस bz az. पता है ना स्टूडेंट्स? पता है ना हम लोग को डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं अगर कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिया हुआ रहे तो? पता होना चाहिए ना. अगर A वेक्टर होता है ax i कैप, ay j कैप, az k कैप, और B वेक्टर होता है, ये A वेक्टर और B वेक्टर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है स्टूडेंट्स, इन जनरल बोल रहा हूं ऐसे ही. B वेक्टर होता है bx i कैप, by j कैप प्लस bz k कैप. देन A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? ax bx प्लस ay by प्लस az bz. राइट. तो यहाँ पे तो B वेक्टर और A वेक्टर है, तो bx x प्लस by ay प्लस bz az. यहाँ पे लेकिन B वेक्टर इज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, A वेक्टर इज एरिया वेक्टर. समझ में आया? और ये तो मैंने इन जनरल दिखाया. ठीक है. सो x कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? B1. x कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर क्या है? S. इसको अगर आप j कैप के कैप फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 0 j कैप प्लस 0 k कैप. समझ में आया ना? आया. प्लस y कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B2, y कंपोनेंट ऑफ एरिया 0, z कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B3, z कंपोनेंट ऑफ एरिया 0. So implies magnetic flux through the surface. ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया. ठीक है, कितना आया स्टूडेंट्स? B1s. ठीक है, B1s. वैसे तो कुछ बोला नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सा यूनिट में है, एरिया कौन सा यूनिट में है, वो तो बोला नहीं.
तो हम लोग यहाँ पे यूनिट लिख सकते हो आप सिंपली। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल इज वेरिंग according to the relation phi equals to 5t cube plus 4t square plus 2t minus 5 Weber। स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फ्लक्स एक कॉइल के अंदर से जा रहा है जो चेंज हो रहा है। ठीक है, अब देख सकते हो मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज होगा फ्लक्स भी चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। ठीक है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट दिख रहा है कि आपको? नहीं, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन फ्लक्स थ्रू दैट कॉइल भी चेंज होता रहेगा। एंड स्टूडेंट्स, वी नो दैट अगर मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल चेंज होता है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल चेंज होता है तो अकॉर्डिंग टू फैराडे उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू फैराडे उसमें क्या आ जाता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ, हेंस करंट। ठीक है, तो देखते क्वेश्चन में क्या पूछा कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट थ्रू द कॉइल एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 5 ओम। तो स्टूडेंट्स, इंड्यूस्ड करंट तो हम लोग तब निकाल पाएंगे जब हम लोग को इंड्यूस्ड ईएमएफ पता होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स। सो फ्रॉम Faraday's लॉ हम लोग लिखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, इसमें कोई टार्म्स का बात नहीं किया स्टूडेंट्स, इसलिए हम लोग यहाँ पे n मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ना? सो implies induced EMF का magnitude rate of change of flux. This is the flux at time t. This is the flux through the coil at time t. ठीक है, so 5t cube plus 4t square plus 2ic minus 5। ठीक है ना स्टूडेंट्स, समझ में आया? इम्प्लाइज इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, 5 बाहर आएगा dt ऑफ t क्यूब। आपका अगर डिफरेंशिएशन क्लियर है आप तो देख देख के सॉल्व कर सकते हो ऑब्वियसली। ठीक है ना, देन माइनस dt ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, सो इम्प्लाइज इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा स्टूडेंट्स? 5 dt ऑफ t क्यूब क्या होगा? 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर यहाँ पे प्लस 4 dt ऑफ t स्क्वायर क्या होगा? 2ic प्लस 2 dt ऑफ t क्या होगा? 1 माइनस dt ऑफ कांस्टेंट इज 0। पता है ना स्टूडेंट्स, फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है जो सबसे ज्यादा यूज होता है। वैसे तो बहुत सारा फॉर्मूला है लेकिन ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है ना, यहाँ पे x की जगह पे फंक्शन क्या है? t है। x की जगह पे यहाँ पे वेरिएबल क्या है? t है। सो ईएमएफ निकल के आ गया, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकल के आ गया एट टाइम t। ठीक है, इट्स 15t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 2। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एट टाइम t। तो आपको करंट कब चाहिए स्टूडेंट्स? करंट चाहिए एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो ईएमएफ भी निकालना पड़ेगा एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। सो एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? 15 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2। ठीक है, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 16 प्लस 2 यानी कि
78 volt. This is the magnitude of induced EMF. कब? At time t equals to 2 second. ठीक है, magnitude of induced EMF in the coil. तो current at t equals to 2 second निकालते हैं. So students, current at t equals to 2 second आराम से निकाल सकते हो स्टूडेंट्स. आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ चुके हो आप, तो करंट निकालना आपके लिए बहुत इजी होगा ऑब्वियसली. सो करंट एट t equals to 2 second is equals to EMF at t equals to 2 second divided by resistance of the coil. Current at t equals to 2 second equals to induced EMF at t equals to 2 second divided by resistance of the coil. So implies induced EMF at t equals to 2 second is equals to 78 by resistance कितना है स्टूडेंट्स? 5 ohm. Resistance of the coil is 5 ohm. तो ये कितना आया? 15.6. ऑब्वियसली सब कुछ ऐसा ही में था, तो एम्पियर होगा. 15.6 एम्पियर. आया समझ में स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.02 टेस्ला पासिंग नॉर्मल टू द लूप. स्टूडेंट्स, ये वाला चीज आप लोग प्लीज याद रखिए कि अगर लूप रेक्टेंगल हो या सर्कुलर हो या जैसे भी हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द लूप पास हो रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द लूप पास हो रहा है, देन मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? इफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड पासिंग नॉर्मल टू द लूप, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप का फॉर्मूला क्या होगा? ऑब्वियसली बी ए कॉस ऑफ 0 डिग्री. कॉस ऑफ 0 डिग्री ना स्टूडेंट्स, ठीक है ना? वाई 0 बिकॉज नॉर्मल भी इसी और है, नॉर्मल भी इसी और है, ठीक है ना? सो नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल, तो थीटा कितना? 0. सो इम्प्लाइज फाई इक्वल्स टू, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप इज बी ए. तो स्टूडेंट्स, ये वाला चीज आपको याद रखना है, ये वाला चीज आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो एंड नॉर्मली पास हो रहा हो, नॉर्मल टू द लूप जा रहा हो, देन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी है. ये मैंने लास्ट क्लास नहीं स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्लास में भी बोल के रखा था, तो ये आपको प्लीज याद रखना है, ठीक है? सो ए कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.02 टेस्ला पासिंग नॉर्मल टू द लूप. मतलब फ्लक्स थ्रू द लूप क्या होगा? फाई इक्वल्स टू बी है. अच्छा, somehow the radius of the loop begins to decrease. उस लूप का जो है वो सर्कुलर लूप का रेडियस कम हो रहा है. स्टूडेंट्स, अगर रेडियस कम होगा, सर्कुलर लूप जिसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली पास हो रहा है, एक सेकेंड, एक सर्कुलर लूप है जिसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली पास हो रहा है, उसका एरिया कम हो रहा है, सॉरी रेडियस कम हो रहा है. तो रेडियस कम होगा तो एरिया कम होगा, ठीक है? रेडियस कम होगा तो एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो फ्लक्स कम होगा, और फ्लक्स में अगर चेंजेस आ जाता है तो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? उसमें क्या आ जाता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ. समझ में आ रहा है ना? उस सर्कुलर लूप का रेडियस कम हो रहा है समहाउ, ठीक है? अगर रेडियस कम होगा तो स्टूडेंट्स एरिया कम होगा, बिकॉज एरिया इज पाई आर स्क्वायर. पता है आप लोगों को, एरिया ऑफ ए सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. तो एरिया अगर कम होगा तो इसके अंदर से कम फ्लक्स जाएगा. एरिया कम हो रहा है तो फ्लक्स कम हो रहा है. समझ में आया ना स्टूडेंट्स? आया? और फ्लक्स अगर कम हो रहा है मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उसमें क्या आ जाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ. बिकॉज फ्लक्स कमा या बढ़ा, बेसिकली फ्लक्स अगर चेंज हुआ तो क्या आ जाता है स्टूडेंट? इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने बोला, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड. एक बार देख लेते हैं यहां से फिर से. समहाउ द रेडियस ऑफ द लूप बिगिंस टू डिक्रीज एट कांस्टेंट रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर सेकेंड. मतलब हर एक सेकेंड रेडियस में कितना कमी आ रहा है? 1 मिलीमीटर. ठीक है, आपको बोला गया फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर. ठीक है स्टूडेंट, ध्यान देते. सो मैग्नेटिक फ्लक्स
थ्रू द सर्कुलर कॉइल क्या होगा, बी ए वाई, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज पासिंग नॉर्मली, नॉर्मल टू द लूप। समझ में आया स्टूडेंट्स, ये वाला याद रखना है, ठीक है। दिस इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड तो बी लिखता हो, वैसे इट इज 0.02 टेस्ला। एंड एरिया क्या होगा स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर, राइट। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आर के जगह पे, अच्छा ठीक है, आर के जगह पे आर ही लिखेंगे ऑब्वियसली, सो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अभी देखिए, फ्रॉम Faraday's law, from Faraday's law, induced EMF equals to क्या होगा, rate of change of magnetic flux। induced EMF equals to rate of change of magnetic flux। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इम्प्लाइज induced EMF का मैग्नीट्यूड dt ऑफ बी, पाई के जगह पे ये वाला लिख रहा हूं, पाई आर स्क्वायर। सो मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और कितना है, 0.02 टेस्ला। सो इम्प्लाइज इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा, पाई इज कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा, dt ऑफ आर स्क्वायर implies induced EMF equals to B by dt of R square। ये सब तो स्टूडेंट्स आना चाहिए, आना चाहिए ना। क्या होगा ये, 2 R to the power 2 minus 1, 2 R to the power 2 minus 1, so 2 minus 1 is 1। ना लिखने का मतलब भी 1 होता है। उसके बाद खत्म, क्या नहीं, यहाँ पे क्या है वेरिएबल, यहाँ पे क्या है वेरिएबल, मतलब यहाँ पे वेरिएबल क्या है t, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है r। तो फिर से लिखना पड़ेगा dr बाई dt, ठीक है ना स्टूडेंट्स। प्लीज ध्यान दीजिए, ये सब चीज क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। ddx ऑफ x टू द पावर n, इट इज nx टू द पावर n माइनस 1, खत्म। एंड ddx ऑफ अगर y टू द पावर n हुआ, ये अलग अलग फंक्शन, ठीक है, ये अलग अलग फंक्शन नहीं, सॉरी अलग अलग वेरिएबल, ये सेम वेरिएबल अलग वेरिएबल, ठीक है। इन दैट केस क्या होता है, एन वाई टू द पावर n माइनस 1 dy बाई dx। तो यही यहाँ पे हुआ, यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल था, यहाँ पे टाइम, रेडियस, ठीक है। सो इम्प्लाइज इंड्यूस्ड ईएमएफ, बी के जगह पे आप बिठाओगे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 0.02 टेस्ला, पाई इज 22/7 विच इज अप्रोक्सीमेटली 3.14। देन 2 के जगह पे 2, इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको कब निकालने बोला, एट द इंस्टेंट फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। तो आर के जगह पे आप क्या बिठाओगे स्टूडेंट्स, आर के जगह पे आप क्या बिठाओगे, मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, ऑब्वियसली ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना, ठीक है, ये सब मल्टीप्लाई में होगा। तो आर के जगह पे आप क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, 2 सेंटीमीटर। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय सेंटी का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 2, आ गया मीटर में, ऐसा ही। एंड dr बाई dt, व्हाट इज dr बाई dt स्टूडेंट्स, इसको लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद टाइम, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। द रेडियस ऑफ द लूप बिगिंस टू डिक्रीज एट कांस्टेंट रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। इसको आप लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे, dr बाई dt बोलने से नहीं होगा, इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद टाइम विच इज गिवन। रेडियस कैसे चेंज हो रहा है, रेडियस का चेंज होने का रेट क्या है, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो यहां पे आप बिठाओगे 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, तो मिलीमीटर में तो नहीं लिखोगे आप, एसआई में लिखोगे। सो मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 3, आ गया मीटर पर सेकंड में, समझ में आया। मिली के जगह पे लिखा 10 टू द पावर माइनस 3, मिली इज 10 टू द पावर माइनस 3। ये दोनों ऑब्वियसली इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, जगह नहीं है इसलिए मैंने नीचे लिखा। स्टूडेंट्स आपको ये कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई करना है, जो भी आएगा वोल्ट में आएगा, क्योंकि सब कुछ एसआई में था, तो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड भी एसआई में आएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स, सॉल्व। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
a coil with an average diameter of 0.02 मीटर. अच्छा, सो डायमीटर ऑफ द कॉइल क्या है? 0.02 मीटर. सो डायमीटर बोला मतलब कि कोई सर्कुलर कॉइल होगा. इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड. जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉइल, जैसे बोला फ्लक्स क्या हो गया स्टूडेंट्स? BA. फ्लक्स थ्रू द कॉइल क्या हो गया? BA. is placed perpendicular to a magnetic field of 6000 Tesla. अच्छा, if the induced EMF is 11 volt when the magnetic field is changed to 1000 Tesla in 4 seconds, what is the number of turns in the coil? So students please ध्यान दीजिए. Because the magnetic field is perpendicular to the coil, that means perpendicular to the plane of the coil, so flux through the coil क्या होगा students? B है ना. क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ये बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इनिशियली था 6000 टेस्ला. मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ था या मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड था 6000 टेस्ला, जो कि 4 सेकेंड में चेंज हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया टू 1000 टेस्ला. स्टूडेंट्स आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंज होगा. इफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ कॉइल चेंजेस, देन ऑब्वियसली फ्लक्स थ्रू अ कॉइल विल चेंज. एंड इफ फ्लक्स चेंजेस तो उसमें क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो क्वेश्चन में बोला कि इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या था? 6000 टेस्ला. बाद में ये कम हो गया 2000 टेस्ला, और कम होने में टाइम कितना लगा? 4 सेकेंड. और उससे इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है स्टूडेंट्स? कॉइल में वो भी दिया हुआ है, इट्स 11 वोल्ट. आपको निकालना है उस कॉइल में टर्न्स कितना था. व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल? ठीक है स्टूडेंट्स, सो वेरी इजी. प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ध्यान देना है. तो स्टूडेंट्स वी नो दैट फ्रॉम फैराडेज लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऐसे मैग्नीट्यूड देना चाहो आप दे सकते हो, नहीं देने से भी होगा. इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल निकालने के लिए, तो ऑब्वियसली आप n टाइम्स लिखेंगे. ठीक है, व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल. सो दिस इज फ्रॉम फैराडेज लॉ. ठीक है स्टूडेंट्स, अब प्लीज कंसंट्रेट कीजिए. इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट्स 11 वोल्ट. नंबर ऑफ टर्न्स आपको निकालना है. Friends, basically what is defies? What is defy? Defy is basically change in flux. And what is dt? It is the time taken. Defy क्या है friends? Basically change in flux to the loop या change in flux to the coil. और dt क्या है? वो flux change होने में टाइम कितना लगा. ठीक है, तो इसके जगह पे आप ऐसे लिख सकते हो, change in flux लिख सकते हो. ठीक है, ये मान लेते इनिशियल फ्लक्स, ये है फाइनल फ्लक्स. ठीक है, और टाइम टेकन आप dt ना लिख के सिंपली t लिख सकते हो. ठीक है, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, सर चेंज के जगह पे तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, आपने कैसे इनिशियल माइनस फाइनल लिख लिया? तो स्टूडेंट्स उसका भी आंसर मैं दूंगा, यहाँ पे देखिए. तो स्टूडेंट्स इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा था और बाद में मैग्नेटिक फील्ड कम हुआ. इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा था, बाद में मैग्नेटिक फील्ड कम हुआ. तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इनिशियली ज्यादा था तो इनिशियली फ्लक्स भी ज्यादा था. मैग्नेटिक फील्ड अगर इनिशियली ज्यादा था, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल अगर इनिशियली ज्यादा था, तो ऑब्वियसली फ्लक्स भी ज्यादा था. यानी कि इनिशियल फ्लक्स इज ग्रेटर देन फाइनल फ्लक्स. ठीक है ना. अगर आप फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स कर दोगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो फाइनल फ्लक्स तो इनिशियल फ्लक्स से कम है ना, क्योंकि फाइनल मैग्नेटिक फील्ड कम है. तो अगर आप फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स कर दोगे तो नेगेटिव साइन निकल के आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स नेगेटिव में आएगा. नंबर ऑफ टर्न्स कभी नेगेटिव में आ सकता है? नहीं. तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा मतलब मैग्नीट्यूड निकले, पॉजिटिव में निकले, ऐसे सोच के प्रॉब्लम्स में आगे बढ़ना है. ठीक है स्टूडेंट्स. सो इनिशियल फ्लक्स क्या होगा? इनिशियल फ्लक्स क्या होगा? बी इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय एरिया.
क्योंकि एरिया में तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा है ना स्टूडेंट्स। कोई बोला क्वेश्चन में कहीं पे बोला कि एरिया ऑफ द कॉइल में कोई चेंजेस है? नो। बोला कॉइल का एवरेज डायमीटर है 0.02 मीटर। अगर डायमीटर फिक्स्ड है तो एरिया फिक्स्ड है। माइनस फाइनल फ्लक्स क्या होगा? फाइनल मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 सेकंड। फ्लक्स चेंज होने में टाइम कितना लगा? 4। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इम्प्लाइज 11 इक्वल्स टू n। आप यहां से एरिया भी कॉमन ले लीजिए। देन इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड माइनस फाइनल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 6000, फाइनल मैग्नीट्यूड 1000 बाय टाइम टेकन 4। अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल लिखते तो 1000 माइनस 6000 नेगेटिव में आता, यानी कि आपका नंबर ऑफ टर्न्स नेगेटिव में आएगा। नंबर ऑफ टर्न्स नेगेटिव में हो सकता है स्टूडेंट्स? नो। इसलिए थोड़ा समझ के लिखना है, ठीक है। सो एरिया क्या होगा स्टूडेंट्स? एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ द लूप क्या होगा? डायमीटर पता है तो एरिया क्या होगा? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस के जगह पे आप डायमीटर लिखोगे तो डायमीटर बाई 2 इज रेडियस। तो रेडियस के जगह पे मैंने क्या लिखा? डायमीटर बाई 2, ठीक है, बिकॉज डायमीटर बाई 2 इज रेडियस। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया। एंड इट इज इक्वल्स टू पाई, डायमीटर इज गिवन 0.02 बाई 2 स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एरिया के जगह पे मैं लिख लेता हूं ये वाला पाई 0.02 बाई 2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे नीचे है 4, ऊपर है 6000 माइनस 1000 5000, ठीक है। सब कुछ दिख रहा है आपको क्लियरली। यहां से आपको n निकालना है, विच इज नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ठीक है ना स्टूडेंट्स? ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोग लैंज लॉ के रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखेंगे। आपका अगर लास्ट क्लास क्लियर है स्टूडेंट्स तो आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, दिस इज अ रीजन ऑफ, ये बाउंड्री समझ में आ रहा है? दिस इज अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और क्रॉस ये समझा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इस ओर है, ठीक है। सो दिस इज अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और क्रॉस ये समझा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। एंड दिस इज अ कंडक्टिंग लूप, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये वो सिचुएशन है जब ये लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में घुस रहा है। यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इस बाउंड्री के बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इस बाउंड्री के बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक है। सो ये वो केस है जहां पे लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में घुस रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ये वो केस है जहां पे ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में ही मूव कर रहा है और यहां पे ये लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से बाहर निकल रहा है। समझ में आया स्टूडेंट्स? अगर इस लूप में इंड्यूस करंट आता है तो वो किस ओर होगा वो आपको निकालना है। दिस इज द क्वेश्चन। अगर इन लूप्स में इंड्यूस करंट आता है तो वो किस ओर होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा करंट का, वो आपको बोलना है। सिंपल, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फ्लक्स थ्रू ए लूप क्या था? इट इज बेसिकली इसके अंदर से कितना फील्ड लाइंस पास हो रहा है नॉर्मली, ठीक है। किसी भी लूप के अंदर से कितना फ्लक्स जा रहा है, फ्लक्स थ्रू ए लूप, इसका मतलब होता है इसके अंदर से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जैसे अंदर घुसता रहेगा, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे हाथ को आप देख लीजिए, ये जैसे अंदर घुसना शुरू होगा, ये जो केस है, तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में घुस रहा है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से ज्यादा पास हो रहा है। अभी जैसे कि इस केस में इस रीजन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है, अभी जैसे जैसे ये अंदर घुसेगा ज्यादा लाइंस पास होगा। यस और नो? समझ में आया स्टूडेंट्स?
यानी कि ये जैसे जैसे अंदर घुस रहा है इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा बढ़ेगा, इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि इस ओर है वो बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज हुआ, तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ हेंस करंट आएगा। लेकिन करंट कैसे घूमेगा? करंट ऐसे घूमेगा जिससे कि फ्लक्स को कमा पाए, क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा है। जैसे ये अंदर घुस रहा है इस ओर फ्लक्स बढ़ेगा, इस ओर फ्लक्स बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड इस ओर है स्टूडेंट्स, तो उसको कमाना है। समझ में आ रहा है ना? कमाना, इंड्यूस करंट ऐसे घूमेगा कि उसको कमाने का कोशिश करेगा, अपोज करेगा ना कॉस को। सो इस ओर अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो कमाने के लिए, इस ओर अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है बेसिकली, तो कमाने के लिए किस ओर मैग्नेटिक फील्ड होना पड़ेगा? ऑपोजिट, इस डायरेक्शन में, राइट राइट। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड किस ओर होना पड़ेगा? इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट, क्योंकि उसको कमाना है। तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अगर इस ओर होगा तो करंट किस ओर होगा? इस ओर। समझ में आया स्टूडेंट्स? सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। कैसा करंट? इंड्यूस करंट। नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स ये वाला? जस्ट आपका लास्ट क्लास क्लियर होना चाहिए फ्रेंड्स। यहां पे लुक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में ही जा रहा है, तो अगर ये यहां से यहां आया तो क्या इसके अंदर से कोई भी चेंजेस है? क्योंकि यहां पे रहेगा तब जितना फील्ड लाइन जा रहा है इसके अंदर से, यहां पे रहेगा तब भी उतना फील्ड लाइन जा रहा है, यहां पे रहेगा तब भी उतना ही फील्ड लाइन जा रहा है। इस केस में ये बाहर था, पहले बाहर से अंदर घुस रहा है। समझ में आ रहा है ना? बाहर से अंदर घुस रहा है तो इसमें से ज्यादा फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो इसके अंदर से जा रहा है वो बढ़ रहा है। समझ में आया स्टूडेंट्स? लेकिन यहाँ पे दिस इज द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये क्रॉस आपको नहीं गिनना है, ये तो जस्ट समझाने के लिए है कि दिस रीजन इज अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे रहे, यहाँ पे रहे, यहाँ पे रहे, उसके अंदर से सेम लाइन्स ऑफ फोर्स जाएगा, सेम लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं, सेम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जाएगा, उसके अंदर से सेम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जाएगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो इसमें कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा तो करंट भी नहीं आएगा, तो इसमें करंट ही नहीं है तो डायरेक्शन क्या दे? आया समझ में स्टूडेंट्स? आया? नेक्स्ट यहाँ पे आ जाइए स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से निकल रहा है, ठीक है। इन दिस सिचुएशन इस एरिया से फील्ड लाइंस पास हो रहा है, ये तो बाउंड्री है, इसके बाहर जाएगा तो फील्ड लाइंस पास नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे ये राइट की ओर जा रहा है, जो एरिया उसका मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर है वो तो कमता जाएगा, तो फील्ड लाइंस भी कमता जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये जैसे जैसे अंदर जा रहा है उसके ज्यादा एरिया से फील्ड लाइंस पास होगा, लेकिन यहाँ पे ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है इसके कम एरिया से फील्ड लाइंस पास होगा, तो फ्लक्स तो कमेगा, फ्लक्स तो कमेगा ना स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये जैसे आगे बढ़ेगा कम एरिया रीजन इस रीजन में होगा तो कम फील्ड लाइन जाएगा। समझ में आ रहा है ना? वेरी इजी। तो स्टूडेंट्स इस केस में फ्लक्स कम हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लक्स कम हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लक्स कम हो रहा है तो बढ़ाना है, कम हो रहा है तो बढ़ाना है, ठीक है ना। फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इंड्यूस करंट आएगा। लेकिन इस डायरेक्शन में फ्लक्स कम हो रहा है क्योंकि ये बाहर निकल रहा है, इसमें से कम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जा रहा है टाइम के साथ साथ, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में फ्लक्स कम हो रहा है तो फ्लक्स को बढ़ाना है, फ्लक्स को बढ़ाना है तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड किस ओर होगा? इसी ओर होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। कमाना है तो ऑपोजिट डायरेक्शन, बढ़ाना है तो सेम डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में कम हो रहा है, बढ़ाना है तो बढ़ाने के लिए इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इस ओर होना पड़ेगा, अंदर की ओर। और अंदर की ओर अगर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट किस ओर होना पड़ेगा? इस ओर। समझ में आया स्टूडेंट्स? सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। आया स्टूडेंट्स? ये आज का लास्ट एग्जांपल है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होगा इन द चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म,
इन द चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म हम लोगों ने स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड देखा था, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखा था, मैग्नेटिक फील्ड निकाला भी था। ठीक है, तो वो सब चीज स्टूडेंट्स क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स आपको पूरा सिस्टमेटिक वे में स्टडी करना है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। हम लोग स्टूडेंट्स अचानक बीच में से अगर कुछ पढ़ने लगे ना तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको ऑब्वियसली पता होगा, तो प्लीज ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। सो दिस इज अ स्ट्रेट वायर जिसमें इस ओर करंट जा रहा है। ठीक है, जिसमें इस ओर करंट फ्लो हो रहा है ना स्टूडेंट्स। अगर आपको मैं सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि इस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का इस रीजन में, इस सर्कल को अभी आप मत देखिए, बाद में देखेंगे, इस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड किस ओर है, सिर्फ इतना बोल दीजिए। इस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड किस ओर है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने आंसर किया होगा, एक बार देख लेते हैं कैसे निकालते थे स्टूडेंट्स हम लोग। वायर को पकड़ लेना है, मैंने ऐसे बोला था, जिससे कि थंब आपका किस ओर रहे, करंट की ओर। अभी जहां पे आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, वहां तक आपका पाम को घुमा के लाना है और रुक जाना। ठीक है, मुझे इस प्लेन में चाहिए, इस बोर्ड वाले प्लेन में चाहिए, तो मैंने पाम को घुमा के लाया और बोर्ड वाले प्लेन में रुक दिया। ठीक है, बोर्ड वाले प्लेन में लाके रोक दिया, तो मेरा पाम किस ओर है स्टूडेंट्स, अंदर की ओर, अंदर की ओर। तो पाम जिस ओर होता है वही होता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इसमें, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड किस ओर है स्टूडेंट्स, अंदर की ओर है। मैग्नेटिक फील्ड किस ओर है स्टूडेंट्स, अंदर की ओर है। किसका मैग्नेटिक फील्ड, इस करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं स्टूडेंट्स। करंट की ओर आपको थंब रखना है, राइट हैंड का ऑब्वियसली, और जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वहां तक आपका पाम को लाके रोक देना है। मुझे इस प्लेन में चाहिए तो मैंने प्लेन में लाके रोका, तो आपका पाम जिस ओर होगा, पाम जिस ओर होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मेरा पाम इस ओर है, मेरा पाम अंदर की ओर है, सो अंदर की ओर है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ड्यू टू दिस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। प्लीज कंसंट्रेट। नाउ द क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, करंट जो है इसमें से जो करंट जा रहा है स्टूडेंट्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस करंट इज डिक्रीजिंग। करंट कम हो रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर करंट कम हो रहा है तो ऑब्वियसली ये मैग्नेटिक फील्ड का भी स्ट्रेंथ जो है कम हो रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कम हो रहा है। समझ में आया स्टूडेंट्स? ठीक है, क्वेश्चन इज, इस लूप में, दिस इज अ लूप, इसमें अगर करंट आएगा, इसमें अगर इंड्यूस करंट आएगा तो वो किस ओर होगा, वो आपको बोलना है स्टूडेंट्स। बिकॉज करंट का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर डिक्रीज होगा तो phi इक्वल्स टू BA। अगर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, और फ्लक्स डिक्रीज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हैंस करंट आएगा। और करंट क्या कोशिश करेगा, फ्लक्स यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, डिक्रीज हो रहा है। बिकॉज करंट डिक्रीज हो रहा है तो करंट का मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो अगर मैग्नेटिक फील्ड कम होता रहेगा तो फ्लक्स कम होता रहेगा, और फ्लक्स कम होता रहेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हैंस करंट आ जाएगा। फ्लक्स चेंज होने से ही करंट आता है। अभी इस डायरेक्शन में फ्लक्स कम हो रहा है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, तो उसको बढ़ाना है या कमाना है? इंड्यूस करंट वैसे फ्लो करेगा कि उसको बढ़ाएगा, क्योंकि कम हो रहा है। कम होने से बढ़ाने का कोशिश करेगा, बढ़ने से कम करने का कोशिश करेगा, चेंज को अपोज करेगा। समझ में आया? तो इस ओर मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है तो बढ़ाने का कोशिश करेगा। बढ़ाने के लिए किस डायरेक्शन में रहेगा, सेम डायरेक्शन में। तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इसमें जो इंड्यूस करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि उसको बढ़ाना है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस ओर है लेकिन वो कम हो रहा है बिकॉज करंट कम हो रहा है। तो इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड किस ओर होगा, इस ओर ही होना पड़ेगा, क्योंकि उसको बढ़ाना है। कम हो रहा है तो बढ़ाना है, तो सेम डायरेक्शन में होना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स अगर इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड इस ओर होगा तो करंट किस ओर होगा,
आप देख सकते हो करंट क्लॉकवाइज होगा, तो मिल गया आपको डायरेक्शन ऑफ करंट। सॉल्व। आया समझ में स्टूडेंट्स? आया?